So our next topic is molecular collisions in gases. Molecular collisions in gas. ठीक है कि जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं रेंडमली इन ऑल डायरेक्शंस तो उनके बीच में क्या होते हैं, कोलिजन्स होते हैं. ओके, सो ड्यूरिंग दी कोलिजन्स जो गैस मॉलिक्यूल्स है हमने उनको अज्यूम किया था कि वो रिजिड होते हैं, नॉन इंटरेक्टिंग स्पेयर्स होते हैं. ओके, सो ऑल दीज मॉलिक्यूल्स मूव विद द सेम स्पीड, मीन्स उनकी जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड हमने उनको माना हुआ है. ओके, तो यहाँ पे हम कुछ एक टर्म्स यूज़ करेंगे जो वहाँ पे हमेशा कोलिजन में हमने डिस्कस करनी होती हैं. तो फर्स्ट टर्म जो है दैट इज कोलिजन डायामीटर. ओके, सो व्हाट इज कोलिजन डायामीटर. देखिए जब भी गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं एक दूसरे की तरफ कोलाइड करने के लिए, देन देयर इज ए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जिसके बाद वो एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज नहीं जा पाते हैं. ठीक है, सपोज ये था कोई एक मॉलिक्यूल है, इसका कुछ अपना जो है साइज़ है, ठीक है, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी सेम साइज़ और सेम शेप का आएगा. तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके वो क्या करते हैं, इससे ज़्यादा एक दूसरे से आगे नहीं जा सकते. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से अप्रोच कर रहा है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे इनकी मदद क्या होगा, कोलिजन होगा. ओके, सो देयर इज ए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बियॉन्ड विच दे कैन नॉट कम क्लोज. इससे ज़्यादा वो एक दूसरे के क्लोज नहीं जा पाते हैं. एट दिस पॉइंट देयर इज ए म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स. ओके, और वो रिपल्शन जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये दोनों क्या कर जाते हैं, रीबाउंड कर जाते हैं. Okay, so at this point of closest approach, the direction of movement of the two molecule get reversed. Okay, so what is the collision diameter actually? The collision diameter is the distance of closest approach between the center of the two molecules when they just touch each other. ठीक है, जब ये एक दूसरे को टच करते हैं during the collision, उस टाइम पे जो एक मॉलिक्यूल के सेंटर से दूसरे मॉलिक्यूल के सेंटर में जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द कोलिजन डायामीटर, एंड दैट डिस्टेंस इज गिवन बाय अ सिग्मा. ठीक है, वो डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज द सिग्मा. ओके, सो हमने माना यहाँ पे कि जो मॉलिक्यूलर कोलिजन है वहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है, रिजिड स्फीयर है, और हर मॉलिक्यूल का देखो अगर ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास सिग्मा है और दोनों का साइज अगर सेम है तो मीन्स ये जो डिस्टेंस है एक मॉलिक्यूल के सेंटर से लेके जहाँ पे वो टच कर रहा है दैट वुड बी सिग्मा बाय 2. ठीक है, और ये भी क्या होगा, सिग्मा बाय 2 होगा. मीन्स दिस सिग्मा बाय 2 इज द रेडियस ऑफ वन स्फीयर, तो इसका डायमीटर क्या होगा, वो भी सिग्मा हो जाएगा. ओके, सो द टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स आर हैविंग द diameter sigma, they will just touch each other when the distance between their center is also sigma. Okay, so the molecule will collide only when the distance between their center is less than that of the molecular diameter. ठीक है, इस डिस्टेंस से जब कम होगा तो उसमें अंदर कोलिजन होगा. इस डिस्टेंस पे आके जस्ट वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं. अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस जो है सिग्मा से कम होगा देन दे विल कोलाइड एंड दे विल गेट बैक रिवर्स्ड. ओके, सो दिस इज नोन एज द कोलिजन डायमीटर. और यहीं पे एक चीज़ और आती है, कोलिजन क्रॉस सेक्शन. अब कोलिजन क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सो अगर मैं देखो एक स्फीयर को इस तरीके से ड्रॉ करूं और एक स्फीयर को मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, ठीक है, अब हमें पता है भी इसका जो डायमीटर है दैट इज सिग्मा. ओके, और इस सेंटर से लेके इस सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो सिग्मा. ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे बनाया तो ये मॉलिक्यूल यहाँ भी तो हो सकता है, मीन्स इस साइड से भी तो कोलाइड कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या रहेगा, वो भी रहेगा सिग्मा. ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा, हमारे पास सिग्मा रहेगा. तो मीन्स अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को, ये जो एक इन मॉलिक्यूल्स के सेंटर में से अगर हम एक इमेजिनरी जो है स्फीयर ड्रॉ करें, ये वो स्फीयर है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, इसमें कोई और मॉलिक्यूल नहीं आ सकता. मीन्स दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन विच यू कैन से no other molecule can come close to these molecules. ठीक है, तो ये उनके अराउंड, मतलब क्या हुआ कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस साइड से भी आ सकता है, इस साइड से भी आ सकता है और इस साइड से भी आता है. मीन्स एक मॉलिक्यूल के अराउंड हमने क्या किया, एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया जिसका जो रेडियस है दैट इज ए सिग्मा. ठीक है, क्योंकि सिग्मा क्या है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच. एक मॉलिक्यूल के सेंटर से लेकर दूसरे मॉलिक्यूल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द सिग्मा. अब अगर इसको हम सेंटर से सबको यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं दैट इज नोन एज
कोलिजन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और अगर हम इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। तो वही कहते हैं सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, ओके। तो हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, दिस इज द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इस तरीके से हमारे पास रहेगा, ओके। तो यहाँ पे सपोज इसकी जो लेंथ है दैट इज द v, ओके। So this is the collision diameter which is represented by sigma. So what is collision diameter? That is the distance of closest approach between the center of the two molecules when they just touch each other during the collision. Okay, and from that we have draw a collision cross section. ठीक है, मीन्स उस एरिया के अंदर कोई और मॉलिक्यूल उसके साथ कोलाइड करने नहीं आ सकता, उसमें सिर्फ ये मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे या फिर यहाँ से कोलाइड करेंगे या फिर इस तरीके से कोलाइड करेंगे और इस तरीके से कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से एरिया है, एरिया को आगे हम एक्सटेंड वॉल्यूम में भी कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव द कोलिजन नंबर एंड द कोलिजन फ्रीक्वेंसी. So what is collision number and collision frequency? So as we have assumed that the molecules of the gas are in the constant random motion and they are continuously colliding with each other, means जो collision है वो उनमें तब होगा when the distance between the center of the two molecule lies within the collision diameter. ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो what is the number of collision or the collision number? तो collision number is nothing but it is the number of collision made by one molecule with the other molecule in 1 second. Okay, so the what is collision number? It is the number of collisions made by one molecule with other molecules in 1 second, that will be represented by collision number. Okay, so it is denoted by capital N C, that represents the collision number. So what is that? The number of collisions made by one molecule with other molecules in 1 second. ठीक है, एक मॉलिक्यूल 1 सेकेंड में कितने बाकी मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है, दैट इज द कोलिजन नंबर. ठीक है, कितनी बार कोलाइड करता है या कितने कोलिजन करता है बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ, दैट इज नोन एज द कोलिजन नंबर. ओके, एंड इफ वी टेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स अकरिंग पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी. So what is collision frequency? That is represented by symbol Z. It is the number of collisions occurring per second per unit volume. Okay, so that is known as the collision frequency. Per unit volume means हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है. ओके, सो दैट इज नोन एज द collision frequency. So the NC is given as the √2 pi v sigma square into n. Okay, and the collision frequency Z is given as 1 upon √2 pi v sigma square n square, where this v is the average velocity of the molecules and n is the number of molecules of the gas. Okay, and sigma is the molecular diameter. ठीक है, तो ये रिलेशन हमें गिवन है भी. जो कोलिजन नंबर होता है दैट इज कैलकुलेटेड एज √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n एंड z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर. ओके, अगर हम इसको ड्राइव करना चाहें, ये एक्सप्रेशन कहाँ से है वो भी ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. वी कैन ड्राइव दीज रिलेशंस. ओके, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. नेक्स्ट है कि अगर हम देखें भी टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे या फिर कोलिजन नंबर पे, दैट वी कैन डू दैट. ओके, सो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ रही है, एवरेज वेलोसिटी आ रही है.
एंड एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन हमने ऑलरेडी ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर में, एंड दैट इज गिवन बाय √8RT अपॉन पाई m। ठीक है, अब यहां से क्या पता लग रहा है हमें, द एवरेज वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, मीन्स if you increase the temperature then there will be a increase in the average velocity of the molecules। अगर velocity increase होगी then number of collisions भी क्या होंगे, increase होंगे, और collision frequency भी क्या होगी, increase होगी। Why so? Because NC is proportional to average velocity and Z is also proportional to the average velocity, and velocity is proportional to the absolute temperature। Okay, so the collision frequency varies directly with the temperature। कैसे? क्योंकि जो वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी है, दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट ऑफ टी, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे तो साथ साथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। ओके, सो हेंस एज द टेम्परेचर इंक्रीज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीजेस। द सेम कंक्लूजन हम अगर हम v की वैल्यू को पुट करें इस रिलेशन में तो वहां से भी पता चल सकता है कि जो z है दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दी √t आ जाएगा। ठीक है, अगर हम v की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो भी हम वहां से निकाल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आ रही है दैट इज द मीन फ्री पाथ, दैट इज अ इंपॉर्टेंट वन, मीन फ्री पाथ। सो व्हाट इज मीन फ्री पाथ? नाम से पता लग रहा है मीन फ्री पाथ। ओके, मीन मीन्स एवरेज, फ्री पाथ मीन्स the path which is free for the movement of the molecule। okay, the average free path। ठीक है, so the gas molecules are continuously moving randomly and colliding with each other। ठीक है, ये हम बार बार डिस्कस करते आते हैं। ओके, तो जब मॉलिक्यूल मूव करता है स्ट्रेट लाइन में तो क्या करेगा कि स्ट्रेट लाइन में वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, इधर को भी मूव कर सकता है, ऊपर को भी मूव कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। नाउ सपोज अ मॉलिक्यूल इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट एंड ही गॉट अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद फिर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, उसको वहां पे एक नया मॉलिक्यूल और मिलता है, फिर जब कोलाइड करता है तो इसकी डायरेक्शन फिर चेंज हो जाती है। इस तरीके से वो जिगजैग मोशन में क्या करता है, कोलाइड करता रहता है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, so the distance traveled by the molecule before collision with the other molecule is known as the free path। this distance which is traveled by a molecule before colliding with the other molecule is known as the free path। अभी मैंने free path की बात की है, mean free path की बात नहीं की मैंने। okay, so after one collision it will again move into the another direction। ओके, तो वहां पे ये आगे किसी एक और मॉलिक्यूल का स्ट्राइक कर रहा है। ओके, अब ये जरूरी नहीं है कि जब ये मॉलिक्यूल यहां से ट्रेवल किया तो उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने को मिल गया, हो सकता है कि उसने ट्रेवल करना शुरू किया उसको यहां पे कोई मॉलिक्यूल मिल गया। ओके, तो उस केस में इसका जो फ्री पाथ है दैट कैन बी लेस, और ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल ने मूव किया, उसको यहां तक जाने में कोई रास्ते में मॉलिक्यूल नहीं मिला, तो यहाँ पे कोलाइड करने के बाद जैसे उसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो उसको साथ के साथ एक मॉलिक्यूल और मिल गया। ठीक है, वहां पे फिर कोलाइड हुआ। So what is the mean free path? The mean free path is the average distance traveled by a molecule between the two successive collisions। एक कोलिजन यहाँ पे हुआ, दूसरा कोलिजन यहाँ पे हुआ। ठीक है, यहाँ पे उसको डिस्टेंस ज्यादा मिल गया ट्रेवल करने के लिए, स्पेस ज्यादा मिल गई, यहाँ पे उसको स्पेस नहीं मिली। एक कोलिजन हुआ, जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज हुई उसको फिर एक मॉलिक्यूल मिल गया, उसके उसने फिर कोलाइड कर लिया। तो बिटवीन दीज टू कोलिजन, ओके, सो दीज टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो उसने एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब यहाँ पे ज्यादा ट्रेवल किया, यहाँ पे कम ट्रेवल किए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डिस्टेंस का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो दैट एवरेज डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय दिस मॉलिक्यूल, ओके, बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज द मीन फ्री पाथ, एंड दिस मीन फ्री पाथ इज डिनोटेड बाय सिंबल L। ओके, नाउ सपोज v centimeter per second is the average velocity of molecule, then the average distance traveled by a molecule in 1 second क्या हो जाएगा, अगर हम 1 सेकेंड ले लें, डिस्टेंस जो है अपना टाइम जो है 1 सेकेंड ले लें, तो द डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू v सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, नाउ इफ nc is the number of collisions or the collision number, then
what would be the mean free path? That would be equals to the average distance traveled by molecule per second divided by the number of collisions made by single molecule in 1 second, or you can say the average distance traveled by molecule in 1 second divided by the collision number. Okay, so L is given by V upon NC, and we know that what is the NC? NC is having values root 2 pi V sigma square n, and what would be the mean free path? That will be equals to V upon root 2 pi V sigma square n. V से V कैंसिल हो जाएगा, and what would be the L? L will be equals to 1 upon root 2 pi sigma square n. So this is the mean free path. Okay, अब इस रिलेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो मीन फ्री पाथ है that does not depend upon the speed of the molecule. Okay, that does not depend upon the speed of the molecules, average speed of the molecules. दूसरा, the mean free path is varying inversely with the square of the molecular diameter. ठीक है, that means अगर molecule का size बड़ा है तो उसके जो collisions हैं वो frequent collisions होंगे. ठीक है, और मीन्स अगर साइज बड़ा है तो जैसे ही वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हो सकता है उसको आगे कोई एक और मॉलिक्यूल मिल जाए. अगर तो साइज छोटा है तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको दूसरे मॉलिक्यूल से ट्राई करने के लिए उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास डायमीटर बढ़ता जाएगा तो मीन्स हमारा मीन फ्री पाथ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. ठीक, नेक्स्ट जो मीन फ्री पाथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस. मीन्स कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है गैस के वो ज़्यादा हैं तो उनको ट्रेवल करने के लिए जो फ्री पाथ है दैट वुड बी लेस अवेलेबल देयर. ठीक है, और यू कैन से इफ यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द प्रेशर ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे. उस केस में द डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा मॉलिक्यूल दैट वुड बी लेस. तो फ्री पाथ क्या होगा वहां पे? उनको अवेलेबल जो रहेगा दैट वुड बी लेस. ओके, नेक्स्ट वी हैव द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मीन फ्री पाथ. ओके, अब क्योंकि हमने जो रिलेशन देखा है L इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वेयर n. ठीक है, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट द L इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस. एंड वी नो दैट द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n moles of a gas. Okay, for n moles of a gas, the ideal gas equation is written as PV is equals to nRT, and n upon V is equals to P upon RT. Okay, this n upon V is the number of moles per unit volume of the gas. Okay, number of moles per unit volume, and that can be represented by n prime. So we can write n prime, which is the number of moles. It is not number of molecules, number of moles per unit volume, which is equals to P upon RT. Okay, so अगर हम इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से, then we get the number of molecules per unit volume. ठीक है, now this is the number of moles per unit volume. So if we multiply on the both side, so n prime into Avogadro number is equals to P into Avogadro number upon RT. Now this becomes the number of moles per unit volume into the number of molecules, so that will be the small n, that is the number of
मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जस्ट कुछ नहीं किया, मोल्स को हमने मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट बिकम्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू P into Na upon RT. Now if we put the value of N, which is equals to PNA upon RT into the previous equation, so what would be the L? L would be 1 upon root 2 pi sigma square, तो नीचे क्या था, N था, so that would be equals to RT upon PNA. Okay, or we can write R upon Na as K. R upon Na is equals to K, that is the Boltzmann constant. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, L is equals to the KT upon root 2 pi sigma square into P. ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो L है that is proportional to T upon P. ठीक है, T upon P, and L is proportional to T if P is constant. ओके, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मीन फ्री पाथ इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, एंड L is proportional to inversely proportional to pressure if T is kept constant. ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो जो मीन फ्री पाथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ओके, नाउ एज वी नो Gay-Lussac law, what it said, the pressure is proportional to T at constant volume. Therefore under these conditions L will be, or L can say be proportional to क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि P is proportional to T at constant volume. In that case so we can put the value of P is equal to T or T is equal to, उस केस में L क्या आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट आएगा. मीन्स there will be no effect of change in temperature or pressure on the mean free path if the volume is kept constant. ठीक है, अगर वॉल्यूम जो है हम उसका कांस्टेंट रखते हैं, सपोज ये हमारा कंटेनर है जिसमें हमारे पास कोई गैस है और उसका हमने पिस्टन क्या फिक्स कर दिया है, मीन्स उसका हमने वॉल्यूम चेंज नहीं होने देना. ओके, तो उसके ऊपर आप क्या करो, कोई भी प्रेशर लगाई जाओ तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स पहले जिस पर यूनिट वॉल्यूम में जितना थे उतने ही रहेंगे. ठीक है, इसी तरीके से आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये पिस्टन ऊपर जाने वाला ही नहीं है, वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे वहां पे, उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उनके फ्री पाथ के ऊपर. ठीक है, सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर ऑन द मीन फ्री पाथ. कब, व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट. अदरवाइज अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो हम पहले देख चुके हैं कि जो मीन फ्री पाथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे तो मींस वहां पे जो मीन फ्री पाथ है दैट विल बी डिक्रीज्ड. ओके, so this is all about the molecular collision in a gas.